और अब बात करेंगे बैंकिंग चार्जेस की। 1 अप्रैल 2025 से बैंकिंग और टैक्स नियम बदल जाएंगे, जिनका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ने वाला है। ये बदलाव एटीएम से पैसे निकालने, यूपीआई ट्रांजैक्शन, बचत खाते, क्रेडिट कार्ड, टैक्स नियम और डीमैट अकाउंट से जुड़े हुए हैं। साथ ही अगर आप अपने खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं तो ये भी आपके लिए महंगा पड़ सकता है। और ऐसे में आपको दिखाते हैं कि क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं। साथ ही इस मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। एक अप्रैल से एटीएम से पैसा निकालना और बैलेंस चेक करना महंगा हो जाएगा। 1 अप्रैल से बदल जाएंगे बैंक के ये 7 नियम। अगर आप एटीएम से पैसा निकालते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्यों अपना ही पैसा बार बार एटीएम से निकालना और भी महंगा पड़ेगा। ऐसे में सवाल है कि क्या बैंकिंग चार्ज आम आदमी के लिए जंजाल बन गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1 अप्रैल से देश भर में बैंकिंग के नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। ऐसे में इन बदलावों के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आरबीआई के निर्देशों के अनुसार 1 अप्रैल 2025 के बाद अब दूसरे बैंक के एटीएम से महीने में सिर्फ 3 बार ही पैसे निकाल सकेंगे। इसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर 20 से 25 रुपए का एडिशनल चार्ज लगेगा। अब तक नियम है कि आप दूसरे एटीएम से मेट्रो शहर में 3 बार और गैर मेट्रो शहरों में 5 बार फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी आसानी से पैसा निकाल सकते हैं। वहीं इस नियम के साथ अब ये जुड़ने जा रहा है, वो भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अभी आपको दूसरे बैंक से कैश निकालने पर प्रति ट्रांजैक्शन पर 17 रुपए चार्ज लगता था। उसकी जगह प्रति ट्रांजैक्शन 19 रुपए लगेगा। इसके अलावा अपने खाते का बैलेंस किसी दूसरे एटीएम में चेक कर लिया तो 6 रुपए की जगह हर बार 7 रुपए कट जाएगा, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम इंटरचेंज फीस में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है और ये बढ़ा हुआ चार्ज 1 मई से लागू होने वाला है। इसे लेकर देश में अब बहस ये हो रही है कि अब एटीएम देश में कहाँ इस्तेमाल होता है। लेकिन वो ये लोग भूल जाते हैं कि ग्रामीण इलाकों, छात्रों, बिजनेसमैन के बीच पैसा निकालने का प्रचलन है, जिससे अब 1 मई से अपना ही पैसा निकालने के लिए ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। जो खाते धारक हैं जिनसे आपकी पूरी बैंकिंग व्यवस्था है, और अंततः ये जो माल है ये बहुत आम लोगों पे पड़ रही, जो गरीब लोग हैं, ठीक है, जिनके पास पैसा है उनके तो ठीक है। एक तरफ बैंक हजारों करोड़ बड़े कॉर्पोरेट का माफ कर रही है, दूसरी तरफ अपनी जो भरपाई उसकी भरपाई है वो आम नागरिकों से कर रही है। एटीएम से पैसे निकालते हैं, एक की जगह 10 रुपये लगने लगे हैं उससे, और स्टेटमेंट निकालने पे और जो निःशुल्क जो खाता है उसमें जो पैसे बढ़ने लगे उससे आम जनता को बहुत फर्क पड़ता है और ये खत्म होना चाहिए। मैम अब ये तो लगना नहीं चाहिए ना, क्योंकि गरीब आदमी क्या करेगा। गरीब आदमी अगर एक बार स्टेटमेंट निकालता है 100 रुपये लगेंगे तो कोई फायदा नहीं है। अगर वो 100 रुपये की सब्जी लाएगा घर पर 2 दिन बच्चे खाएंगे। इसके अलावा अब सभी बैंक ग्राहकों को अपने सेविंग्स अकाउंट में एक निश्चित न्यूनतम बैलेंस रखना होगा। ये राशि बैंक और शहर के हिसाब से अलग अलग होगी, यानी आप मेट्रो शहरों में रहते हैं तो आपको ज्यादा और ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो थोड़ा कम बैलेंस अपने अकाउंट में रखना होगा। यदि आप निर्धारित राशि नहीं रखते हैं तो हर महीने जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा 50,000 रुपए से ज्यादा की चेक देते समय आपको चेक नंबर, तारीख और रकम की जानकारी बैंक को पहले ही देनी होगी। यदि चेक देते समय कोई अंतर मिलता है तो भुगतान रोक दिया जाएगा। यदि आपका यूपीआई अकाउंट लंबे समय से इनएक्टिव है तो 1 अप्रैल से बैंक इसे डीएक्टिवेट कर देगा। ऐसे में बैंक अकाउंट फिर से शुरू करने के लिए आपको बैंक से संपर्क करना होगा। अगर आप अपने खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं तो बैंक आपसे जुर्माना वसूल सकता है। ये जुर्माना हर महीने या हर तिमाही में लग सकता है। कई बार बैंक आपको कुछ सुविधाएं जैसे कि मुफ्त एटीएम ट्रांजैक्शन, मुफ्त नेट बैंकिंग आदि तभी देते हैं जब आप अपने खाते में मिनिमम बैलेंस रखते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप बार बार मिनिमम बैलेंस ना रखने के कारण जुर्माना देते हैं तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है। क्रेडिट स्कोर आपके लिए लोन लेने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप लगातार मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं तो बैंक आपका अकाउंट भी बंद कर सकता है।
बता दें कि देश के सरकारी बैंकों ने बीते 5 साल में न्यूनतम बैलेंस जुर्माने के तौर पर ग्राहकों से 8,500 करोड़ रुपए वसूली की है। ऐसे में अब जो नियम में बदलाव किए जा रहे हैं उससे साफ है कि राशि और भी ऊपर जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अश्विनी राणा जी जुड़े हैं, बैंकिंग एक्सपर्ट हैं। शरद कोहली जी जुड़े हैं, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और ये जो नए नियम लागू होने जा रहे हैं, इनके बारे में जरा समझ लेते हैं। अश्विनी जी, सबसे पहले सर आपसे समझना चाहेंगे क्या नए नियम है और किस तरह से ग्राहक पर असर पड़ेगा? देखिए, नियम नए नहीं है, नियम पहले से ही है। पहले से ही बैंक जो है वो सर्विस चार्जेस लगाते हैं। क्या है कि अभी बैंक पहले जैसे नहीं है कि भाई मैनुअल सब काम हो रहा है, अभी सब ऑटोमेशन हो गया है। उसके लिए बैंक को हर ट्रांजैक्शन के लिए कॉस्ट आती है, अकाउंट मेंटेन करने के लिए कॉस्ट आती है, आपको एटीएम सर्विस देनी है, आपको कोई भी सर्विस देनी है, उसके लिए कॉस्ट है। अब बैंक पहले जैसे सिर्फ सोशल बैंकिंग नहीं है, अभी आप बैंकों को अगर प्राइवेट बैंकों से कंपीट करना है तो आपको सर्विस देनी है, सर्विस देने के लिए कॉस्ट है, और आपको भी सर्विस लेनी है तो आपको कॉस्ट है। तो उसी कास्ट के आधार पर, और अभी कोई इतना बहुत बड़ा बवाल अभी हुआ नहीं है जिस प्रकार से लोगों का कहना है कि भाई ऑलरेडी इतने 20 रुपए 21 रुपए चार्जेस तो अभी भी लग रहे हैं। वो भी तब लगते हैं कि आप अपने बैंक के एटीएम से नहीं निकाल रहे, दूसरे बैंक से, एक उसके लिए लिमिट है। इतने तो एटीएम को कोई यूज भी नहीं करता है कि जिस तरह से हो रहा है कि भाई रोज कोई एटीएम से जाके पैसे निकालता है। एटीएम से पैसे निकालने में आप जो है, जो फ्री की है वो उतने में आप मेंटेन कर सकते हैं, और अपने ही बैंक से एटीएम से पैसे निकालते हैं तो कोई समस्या भी नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है, और 1 या 2 रुपए, और वो भी इसलिए जो रिजर्व बैंक परमिट कर रहा है कि जो प्राइवेट एटीएम कंपनी चला रही है, लगा रही है, उनको लगता है कि उनकी कॉस्ट और बढ़ी है, तो उन्होंने आरबीआई से कहा है। और ये भी बैंक टू बैंक डिफर करेगा कि कौन सा बैंक कितने चार्जेस लगाता है, क्योंकि सब बैंकों का मिनिमम बैलेंस अलग है, मेट्रो में अलग है और सिटी में अलग है, और उसकी जो चार्जेस हैं वो भी अलग हैं। तो इसलिए पहले एक बार बैंकों का 1 अप्रैल के बाद सर्विस चार्जेस का एक सर्कुलर जो निकलता है वो आने दो। उसके बाद ये हो सकता है कि भाई वाकई क्या अनजस्टिफाइड जो इंक्रीज किया गया है, अगर इंक्रीज अनजस्टिफाइड है तो उसके ऊपर डेफिनेटली वॉइस रेज होनी चाहिए। लेकिन अगर जस्टिफाइड है, और बैंक उसको जस्टिफाई इसलिए करते हैं कि कॉस्ट है, कॉस्ट जो है वो टाइम टू टाइम बढ़ती है, तो इसलिए मुझे लगता है कि भाई ये इतना बड़ा इशू नहीं है जितना लोग नहीं। अश्विनी सर, आप ये कह रहे हैं कि ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, ज्यादा नुकसान नहीं होगा ग्राहक का? नहीं है, मैं कह रहा हूँ 1 या 2 रुपए का वो शायद होगा, वो भी तब जब आप अपनी लिमिट से ज्यादा दूसरे बैंक से जो है एटीएम विड्रॉ करते हैं। और आजकल तो एटीएम को विड्रॉ करने का भी ट्रांजैक्शंस जो है वो बहुत कम होती हैं। बहुत सारे बैंक तो एटीएम बंद कर रहे हैं क्योंकि उसमें फुटफॉल नहीं है। जी, ठीक है। शरद कोहली जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। शरद जी, ये जो नियम में थोड़ा बदलाव किया गया है, देखिए अश्विनी जी तो कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके मुताबिक क्या लगता है, क्या इससे जो डिजिटल बैंकिंग है उसको बढ़ावा मिलेगा? इसके पीछे के कारण क्या रहे हैं, ये बताइए। नमस्कार गीतू और इंडिया डेली लाइव के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। अश्विनी भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनको भी अभिनंदन। देखिए, मैं अश्विनी की बात से थोड़ा सा फर्क रखता हूँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मेरी रहेगी। मुझे लगता है ग्राहकों के ऊपर भार पड़ेगा। बैंकों की जो मेन कमाई होती है वो ब्याज से होती है, जो वो कर्ज देते हैं, लोन देते हैं, वो पहले ही वो धड़ल्ले से लेते हैं। अच्छा खासा ब्याज, किस्म किस्म के लोन पर, हाउसिंग लोन हो, कार लोन हो, घूमने फिरने का लोन हो, एजुकेशन लोन हो, दुनिया भर के लोन होते हैं, उस पर वो कमाई करते हैं। ये बैंक अपना प्रॉफिट बढ़ाने का, अपना मुनाफा बढ़ाने का जरिया ढूंढ रहे हैं। 17 रुपए पहले ही 3 ट्रांजैक्शन से ज्यादा आप अगर नॉन मेट्रो में लगते थे, अब और बढ़ के लगेंगे। ये ठीक है गीतू के यूपीआई ने रफ्तार पकड़ी है, पर आज भी बहुत सारे लोग एटीएम के ऊपर डिपेंडेंट है, जिनको कैश चाहिए होता है। और खासकर जो दूर दराज के इलाकों में है, वहां पर लोग एटीएम पर निर्भर रहते हैं, एटीएम से निकालते हैं और बार बार निकालना पड़ता है। क्यों नहीं निकाल, हम एक साथ में अगर 50,000 निकाल लूंगा गीतू, तो मेरे लिए सेफ नहीं है रखना। मैं चाहता हूं कि मैं एटीएम में जब मुझे जरूरत पड़े मैं जाके निकाल लूं। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं इकट्ठे पैसे निकाल लूं और अपने लिए रिस्क खड़ा कर लूं, अपनी जेब को भर लूं, और फिर कहीं वो पैसे चोरी हो जाए, गिर जाए। मुझे लगता है बिल्कुल ये नाइंसाफी है और रिजर्व बैंक को इसमें दखल देना चाहिए। बैंक अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए ये काम कर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से कतई नहीं होना चाहिए। जी,
बिल्कुल। और शरद जी, यहाँ पर एक नया रूल और आया है कि आपकी जो मिनिमम अमाउंट है किसी भी बैंक में वो इतनी होनी चाहिए। अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट होना चाहिए। तो वो भी एक बाउंडेशन है ग्राहक पर। सपोज कीजिए नहीं है किसी के पास उतना पैसा रखने के लिए, वो कैसे रखेगा? ये भी गलत है। इसलिए गलत है, अगर आपको याद होगा जनधन अकाउंट जो कि करोड़ों के हिसाब से भारत में खुले हैं, 50 करोड़ से ऊपर जनधन अकाउंट खुल चुके हैं, उन जनधन अकाउंट्स में 1 रुपया भी मिनिमम बैलेंस रखने का नियम नहीं है। तो अगर जनधन वालों को यह सुविधा दी जा सकती है कि उनके ऊपर चार्जेस नहीं लगते हैं, तो बाकी ग्राहकों के ऊपर क्यों चार्जेस लगाए जा रहे हैं? ये वही ग्राहक हैं जो बैंक में पैसा जमा करा के, हम ये ना भूलें गीतू कि जो पैसा हम बैंक में जमा कराते हैं उसी पैसे को बैंक आगे लोन देता है। आपके पास भी फोन आए होंगे कि साहब 31 मार्च आ रही है, अपने अकाउंट में जरा पैसा जमा करा दीजिए, कुछ एफडी कर दीजिए। इसी पैसे को इस्तेमाल करता है। इसका यह मतलब नहीं है कि अगर मेरा बैलेंस नीचे चला गया तो आप मेरे ऊपर क्वार्टर का या महीने का 200-300 रुपए ठोकते रहे। जब आप पूरे साल की अपनी स्टेटमेंट देखते हैं तो आप देखते हैं अच्छा खासा आपका नुकसान हो जाता है। और बैलेंस के लिए जनधन अकाउंट्स पे अगर कोई चार्ज नहीं लगता है तो बाकी अकाउंट्स पे भी मेरे हिसाब से जीतू कोई चार्ज नहीं लगना चाहिए। ये नाइंसाफी है। रिजर्व बैंक का मैं आह्वान करूंगा कि वो इसमें दखल दें। बैंक अपना मुनाफा बढ़ा रहे हैं, उनके खर्चे बढ़ रहे हैं, बैंक अपना ब्याज से कमाई करे। लोन की ऑफटेक बहुत हाई है, लोन इतने बढ़ रहे हैं, उसमें से कमाई करें। ये छोटे छोटे लोगों के जेब पे डाका डालने से क्या फायदा है गीतू? ठीक है। अश्विनी सर, ये भी बताइए, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कोई भी अकाउंट अगर एक्टिव नहीं है कुछ समय के लिए तो वो अपने आप ही डीएक्टिवेट हो जाएगा, या यूपीआई ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं लेकिन आप उसे एक्टिव नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि ये देखा जाता है कई बार जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो आपको वहां से एक अकाउंट, एक बैंक जो है वो कहा जाता है कि आप यहीं पर अपना खाता खुलवाइए। तो जाहिर सी बात है 2-3 बैंक हर किसी के हो जाते हैं ना चाहते हुए भी। तो ऐसे में अगर ये बाउंडेशन उनके ऊपर होती है कि यहाँ पर आप इतना मिनिमम अमाउंट रखिए, या फिर अगर आपने उसके एक्टिव नहीं किया यानी वहां से ट्रांजेक्शन नहीं की तो वो निष्क्रिय हो जाएगा, तो इसके लिए क्या नियम है? देखिए क्या है, मिनिमम बैलेंस का पहले से नियम है। और जैसे कोहली जी कह रहे थे, बिल्कुल ठीक है, जनधन अकाउंट में कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। यहाँ पर भी बाकी जो बैंक हैं, एक अगर मिनिमम बैलेंस नहीं है तो उसके ऊपर चार्जेस होते हैं। लेकिन अगर एक अलग अलग कैटेगरी के भी अकाउंट हैं, अगर उस 10,000 या 25,000 कोई बैंक में रखता है और उन लोगों को और एडिशनल फैसिलिटी मिलती है, उसमें चार्जेस भी नहीं होते, क्योंकि उसमें आपको चेकबुक भी मिल रही है, आपको कार्ड भी मिल रहा है, आपको और फैसिलिटी भी बैंक देता है। तो उस नाते से मैं इस बात के लिए सहमत हूं कि अगर आपका मिनिमम बैलेंस कम हो रहा है तो बैंक को आपको एक एसएमएस अलर्ट भेजना चाहिए कि आपका जो मिनिमम बैलेंस कम हो रहा है आप उसको मेंटेन करिए। वहां तक बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर क्योंकि कॉस्ट आती है बैंक में, आज हर ट्रांजेक्शन की कॉस्ट है। दूसरा आपने जो विषय रखा वो रखा कि भाई जो डोरमेट अकाउंट क्यों हो जाता है, तो क्या होता है कि बैंक एज ए सिक्योरिटी मेजर समय समय पर 2 साल तक अगर कोई अकाउंट ऑपरेट नहीं करता तो उसको डोरमेट कर देता है। उसके बाद दोबारा से उसकी केवाईसी होकर वो अकाउंट ऑपरेट हो जाता है। वो सिर्फ इसीलिए है कि भाई आपका अकाउंट अगर ऑपरेट नहीं हो रहा तो कोई उसके अंदर फोर्सरी ना हो सके, कोई उसको मिस यूज ना कर सके। तो इसलिए समय समय पर वो अगर एक्टिवेट नहीं है तो उसको दोबारा से केवाईसी के लिए बैंक कहते हैं, और उसके लिए भी एसएमएस अलर्ट की भी फैसिलिटी बैंक देते हैं। लेकिन बिल्कुल आपकी ठीक है बात, कोहली जी की बात से सहमत हूं कि भाई ग्राहकों पर और पर्टिकुलर छोटे जो सेविंग के या छोटे अकाउंट होल्डर हैं उनके ऊपर ज्यादा चार्जेस नहीं होने चाहिए। जो बड़े कस्टमर हैं जो बियर कर सकते हैं और करते हैं उनके ऊपर उसके अकॉर्डिंगली चार्जेस हो तो वो ठीक है। लेकिन जो मिनिमम चार्जेस हैं, जो एक ट्रांजैक्शन की कॉस्ट बैंक को आती है, उससे ज्यादा बैंकों को एक आम कस्टमर से नहीं लेना चाहिए। उसके लिए मेरी बिल्कुल सहमति है। ठीक है। शरद कोहली जी, ये भी बताइए सर, क्योंकि हम देखते हैं सैलरी अकाउंट जो खुलते हैं, जैसे मैंने अभी भी पहले भी जिक्र किया, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि उतनी अमाउंट रह पाएगी। जैसे ही आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हैं और उससे जुड़ा हुआ सैलरी अकाउंट आपको मिलता है तो उसमें उतनी रकम नहीं हो सकती है एक समय के बाद। तो उन अकाउंट्स को किस तरह से मेंटेन किया जाए? जी हाँ, सैलरी अकाउंट को तो गीतू चंद्रमा की तरह कहा जाता है कि पूर्णमासी की जब शुरू का 3-4 दिन होते हैं तो वो पूरी तरह से अपना बाहर पे आ जाता है, और जब तक 30 तारीख आती है वो खाली हो जाता है। लोगों की बचत हो कहाँ रही है गीतू? अगर बचत हो तो मैं उसमें रखूंगा। और अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, जो अश्विनी भी मेरे साथ सहमत होंगे, कि जो व्यक्ति सेविंग अकाउंट में इतना पैसा रखेगा, आपको सेविंग अकाउंट में ब्याज का मिलता है 3.5% से लेके 6-7%। कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं जो 7% के आसपास देते हैं, वरना जो बाकी बैंक है वो तो 3.5-4% देते हैं। मुझे आप ये बताइए
कि कोई भी व्यक्ति 3.5-4% पे इतना पैसा अपने सेविंग अकाउंट में क्यों रखेगा। दो कारण इसके मैं बताता हूं आपको जो नहीं होना चाहिए जी। एक तो सरकार की नीति है फाइनेंशियल इंक्लूजन की। अगर सरकार फाइनेंशियल इंक्लूजन चाहती है, वो चाहती है कि देश के सब लोग बैंकिंग व्यवस्था के साथ जुड़े। जनधन लाया गया था इसी मंशा से लाया गया था। दूसरा, अगर सरकार चाहती है कि लोग सेविंग्स करें, तो सेविंग्स करके आप सेविंग्स अकाउंट में तो पैसा नहीं रखेंगे ना। सेविंग्स अकाउंट, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी हूं, मैं कभी भी यह सलाह नहीं देता कि आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखिए। मैं कहूंगा आप उसको किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करिए, आप किसी शेयर में निवेश करिए, आप गोल्ड खरीद लीजिए। सेविंग अकाउंट में पैसा रखना तो बिल्कुल आलसी तरीका है निवेश करने का। तो बैंक का जोर देना कि आप सेविंग अकाउंट में ज्यादा पैसा रखिए, यह साफ जतलाता है कि बैंक सस्ती दर पे पैसा अपने यहाँ चाहता है और महंगी दर पे उसको उधार देना चाहता है। देखिए, मैं मैथमेटिक्स 3.5% पे बैंक आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखता है और 11% पे वो उसको लोन पर देता है। तो अपना प्रॉफिट स्प्रेड बढ़ाने के लिए बैंक आपको सेविंग अकाउंट में पैसा रखने के लिए मजबूर करता है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है और इसमें और शरद जी, इस चीज में सरकार आपकी बात में एक बात और ऐड करना चाहूंगी, जो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है वो भी लगातार कम ही हो रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है, तो वो फायदा भी लोगों को नहीं मिल रहा है। जी, एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, उस पर आपका टैक्स कट जाता है 30%, तो उस पर टैक्स चला जाता है। अगर एफडी के ऊपर 7% इंटरेस्ट मिल रहा है तो 30% टैक्स कट के आपका 5% से भी कम रह जाता है। तो एफडी भी, तो बैंक में तो पैसा रखना वैसे भी बहुत ज्यादा वायबल एक ऑल्टरनेट नहीं है। जो एक अच्छा निवेशक है वो अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में, स्टॉक्स में और बहुत सारे निवेश के संसाधन है वहां रखना पसंद करेगा। बैंकों के पास, बैंकों को तो शुक्र करना चाहिए कि लोग पैसा रख तो रहे हैं। अगर लोग पैसा रखना बंद कर देंगे बैंक में तो बैंकों की हालत खराब हो जाएगी। मुझे लग रहा है बैंक को सबक तभी मिलेगा जब लोग वहां से अपना पैसा निकाल के, और बाकी अभी हाल में ऐसा हुआ था नीतू, जब शेयर मार्केट चढ़ रही थी तो लोगों ने बैंकों से पैसा निकाल के शेयर मार्केट में लगा दिया था। बैंकों में अकाल पड़ने लगा, पैसे का सूखा पड़ने लगा। तो मुझे लग रहा है बैंकों को एक सबक लेना चाहिए कि लोगों के प्रति फ्रेंडली रहें, लोगों को फालतू चार्जेस ना लगाएं, लोगों के ऊपर मिनिमम बैलेंस ना करें, लोगों को बार बार केवाईसी करने को ना कहें। मुझे लगता है लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, बैंक को फ्रेंडली होना चाहिए। और सरकारी बैंकों को मैं सलाह दूंगा गीतू कि उनको प्राइवेट बैंक से कम बैंकिंग की सर्विसेज सीखनी चाहिए। आपको देखिए, प्राइवेट बैंक वाले को आपको रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है, आप फोन करके पूछ सकते हैं, पर सरकारी बैंक में आज भी आपको काउंटर के बाहर लाइनें लगे देखेंगे। वो 1980 में अभी भी जी रहे हैं। बिल्कुल, और इसमें बदलाव होना चाहिए, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं अश्विनी जी। और यहाँ पर जो एक बहुत बड़ी बात है अपने देश में कि ये मानिए कि अगर आप करोड़ों का लोन जिन लोगों को दे रहे हैं उनसे वसूली कैसे करेंगे, उसके लिए कोई नियम नहीं है, कोई रूल्स नहीं है उनके लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है कि नियम सबके लिए हैं, उस नियम के आधार पर रिकवरी होती है और हम ये नहीं कह सकते कि नियम नहीं है। कोई भी अगर लोन जो है, अगर कोई पैसा लेकर भाग जाए तो उससे कैसे वापस वसूली की जाएगी, ये बताइए। कितना फ्रॉड हो चुका है अभी बैंकों से जी। ये क्या है, किस तरह का लोन है, अगर उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो भागता है तो उसकी सिक्योरिटी से बैंक जो है रिकवर करता है। और अनसिक्योर्ड लोन तो बहुत कम रहते हैं। अनसिक्योर्ड लोन एजुकेशन वाला है, आपका जो बाकी छोटे छोटे लोन है। जो बड़े लोन है उनके अंदर या तो एसेट्स की सिक्योरिटी है या कुछ और सिक्योरिटी है। टर्म लोन है तो टर्म लोन के आधार पर मशीनरी है, उसकी सिक्योरिटी है। तो अलग अलग लोन के ऊपर अलग अलग सिक्योरिटी रहती है। और इसलिए जो है निश्चित रूप से जो पहले एक दशा हुई बैंकों की कि लोगों को लोन बांटा गया बिना सारी चीजें देखे हुए, उसके कारण से सारा हुआ है। लेकिन फिर भी जो है होता है। और कोहली जी सरकारी बैंकों के बारे में कह रहे हैं। सरकारी बैंकों और प्राइवेट बैंकों में सिर्फ कोहली फर्क इतना है कि भाई प्राइवेट बैंक के पास जो कस्टमर बेस है, एक अच्छा कस्टमर बेस है। यहाँ आपके पास जनधन खाते वाला भी है, बड़ा भी है, तो आपको सबको सर्विस देनी है। तो और पर्टिकुलर आज अगर हम देखें तो प्राइवेट बैंकों में जो स्टाफ स्ट्रेंथ है वो कई गुना बढ़ी है, जबकि सरकारी बैंकों में कॉस्ट जो है, कॉस्ट को कम करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स को कम किया गया। उसके लिए यूनियंस भी फाइट कर रही हैं कि वो ठीक नहीं है। आप कंप्यूटर लगा दें लेकिन कंप्यूटर पे काम करने वाला जो है ह्यूमन है रिसोर्स है, उसके बिना जो है आप सर्विस नहीं दे सकते। तो हर टाइम वो प्रेशर में रहते हैं। नेचुरली उनके ऊपर जो है, जो अगर पर एम्प्लॉई जो बिजनेस का बोझ है वो ज्यादा है और कस्टमर का बोझ भी ज्यादा है। जबकि प्राइवेट बैंकों में बड़ा सिलेक्टिव जो है वो कस्टमर बेस है।
तो लेकिन फिर भी तो अश्विनी सर, बहुत उनके सारी बोझ ऐसी को कौन देखेगा? आम जनता नहीं देखेगी ना सर। उन्हें तो लगेगा हमें फैसिलिटी नहीं मिल रही है, हम नहीं खुल पाएंगे अपना बैंक अकाउंट सरकारी अकाउंट में, सरकारी बैंक में। देखिए, लेकिन सरकारी बैंकों में पैसा आपका सुरक्षित है। आप देखिए, आए दिन प्राइवेट बैंकों में कभी किसी में कोई ना कोई स्ट्रेस आता रहता है, तब लोगों को महसूस होता है कि हाँ, सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक में क्या अंतर है। तो इसलिए हर चीज का प्लस माइनस सब रहता है। तो इसलिए हम कंपैरिजन दोनों का नहीं कर सकते। दोनों की वर्किंग, दोनों का कस्टमर बेस, दोनों का तरीका, दोनों की मैनेजमेंट का तरीका, दोनों का अलग है। यहाँ सरकारी तरीके से काम होता है, यहाँ आपको जीरो बैलेंस। आप ये देखिए कि आईसीआई बैंक में कोई जनधन खाता खोलेंगे? वो नहीं खोल सकते, कोई घुसेगा नहीं अंदर, घुसने में नहीं देगा। जी ठीक है। शरद कोहली जी, अब ये बताइए सर, अभी जो ये नया नियम लागू हो जाएंगे 1 अप्रैल से, अब किस तरह से ग्राहक को कौन से कदम उठाने चाहिए कि उनकी जेब पर एक बड़ा असर ना पड़ने पाए? क्योंकि हो सकता है कि जब लोग ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो भूल जाते हैं क्या नियम है और कितना पैसा डिडक्ट हो गया, उन्हें नहीं पता चलता। वो 3 की जगह 4 ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं एटीएम से। तो क्या कुछ करना चाहिए ग्राहक को? देखिए, पहली बात तो 1 मई से गीतू ये नियम लागू होंगे। 1 अप्रैल से थोड़ा अभी समय है उसमें जी। तो पहले मैं आपकी इजाजत से एक छोटा सा अपनी टिप्पणी करना चाहूंगा। जो अश्विनी जी ने बात करी कि प्राइवेट बैंक सेफ, उनका ये मतलब था प्राइवेट बैंक सेफ नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मॉनिटर्ड है और बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है। कहीं कोऑपरेटिव बैंक्स में हमें सुनने को मिलता है कोऑपरेटिव बैंक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में नहीं आते हैं। उसमें भी रिजर्व बैंक ने अभी हाल में बैंकिंग रेगुलेशन बिल जो पास हुआ है पार्लियामेंट में 2 दिन पहले, उसमें भी अब फेरबदल कर दिए गए। सारी बैंकिंग प्रणाली हमारी सेफ है। ये क्योंकि अश्विनी सरकारी बैंक में उन्होंने अपनी उम्र गुजारी है तो उनका डिफेंड करना बनता है। पर मैं ओवरऑल बैंकिंग की बात कर रहा हूं। और आपके सवाल पे आता हूं तो लोगों को क्या करना चाहिए गीतू? लोगों को यह करना चाहिए कि अगर उनके ऊपर एटीएम का भार पड़ रहा है इन चार्जेस का, जो कि अब 17 से 19 रुपए होने जा रहे हैं, अगर उनको बार बार निकालना पड़ रहा है, तो मैं इनको सलाह दूंगा, आजकल बहुत सारे यूपीआई एप्स हैं, कोशिश करें कि कैश को विड्रॉ करने की नौबत ना आए। यूपीआई एप्स का प्रयोग करें, वॉलेट्स हैं, यूपीआई के जरिए आप बड़ी आसानी से आजकल पेमेंट कर सकते हैं। तो आप कैश का प्रचलन कम हुआ है पहले के मुकाबले। ये बात भी सच है कि एटीएम अब उतने कामयाब नहीं है जितने पहले हुआ करते थे, क्योंकि लोगों को कैश की जरूरत कम पड़ती है। सड़क के किनारे का नारियल वाला भी अब आपसे एक वॉलेट में क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट ले लेता है। तो मुझे लगता है कि लोगों को यूपीआई का प्रयोग करना चाहिए और कैश की अपनी प्लानिंग कर ले महीने की, कि मुझे महीने में अगर मेरी 50,000 तनख्वाह है। लेकिन शरद जी, यहाँ पे मैं आपको एक चीज और ऐड कर देती हूँ। जो रिमोट एरियाज है वहां पर शायद इंटरनेट जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर नहीं होती, जिसके चलते ये ट्रांजैक्शन यूपीआई वाली वहां पर नहीं होती। इसलिए सिर्फ ऐसे इलाके जहाँ पर एटीएम का इस्तेमाल होता है। मैं उसी पे आ रहा था कि अगर आपको 50,000 आपकी तनख्वाह है और आप महीने का 5-7 हजार रुपए 10 हजार रुपए बचाते हैं, 40,000 आप निकालते हैं हर महीने, तो मैं सलाह दूंगा कि आप 40,000 को 15,000, 15,000, 10,000 ऐसी प्लानिंग करके चले कि आप निकाल लें उसको, उस हिसाब से निकाल के और अपने घर पे कहीं सुरक्षित स्थान पर उसको रख दें, जिससे कि आपका पैसा भी सेफ रहे। उसको जेब में लिए ना घूमे। दिक्कत होती है आपने एक साथ निकाला, जेब में डाल लिया, वो असुरक्षित हो जाता है। उसको घर पर रख के प्लानिंग करके निकालें, वरना आपके खामखा 17 की जगह अब 19 रुपए लगने शुरू हो जाएंगे। पता लगा कि साल भर का आप जोड़ेंगे तो पता लगा आपके 1,000-1,500 रुपए तो इसी में चले गए। तो इसलिए प्लानिंग करके चलिए और यूपीआई का प्रयोग करिए। ये 2 मैं सलाह देना चाहूँ। जी बिल्कुल। और ऐसे में क्योंकि लगातार हम बात करते हैं, जो आम जनता है उनके ऊपर एक बोझ पड़ता है, लेकिन शायद आरबीआई को भी जो दूसरे रूल्स हैं उन पर देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि जनता बहुत ज्यादा इफेक्टिव ना हो। अश्विनी जी, ये भी ध्यान में रखना चाहिए जरूर। नहीं, बिल्कुल रखना चाहिए। कारण क्या है कि जिस तरह का कस्टमर है और उस तरह के उस नाते से रिजर्व बैंक को रखना चाहिए कि भाई कम से कम उनके ऊपर जो है बोझ डाला जाए। और बैंकों को भी उस ढंग से रखना चाहिए कि सीधा आप कोई भी पेनल्टी लगाने से या कोई चार्जेस लगाने से, फिर वही बात आती है कि प्राइवेट और सरकारी में चार्जेस का भी फर्क है और गवर्नमेंट बैंक में भी बैंक टू बैंक वो चार्जेस डिफर करते हैं। लेकिन फिर भी मिनिमम चार्जेस जो कि कॉस्ट बेस्ड है, जो बैंक को आते हैं, उससे ज्यादा चार्जेस ना हो। और कुछ अगर मिनिमम बैलेंस कम हो रहा है तो ऐसे में अलर्ट से उसको इंटीमेट किया जाए, या उसकी कोई भी चीज है, केवाईसी होने वाला है तब भी, ताकि उसका डोरमेट अकाउंट होने वाला है उससे पहले ही उसके पास मैसेज चला जाए कि केवाईसी करवा ले आपका अकाउंट, ताकि कस्टमर जो है वो परेशान ना हो। क्योंकि कस्टमर की जो प्रायोरिटी है कस्टमर सर्विस की, वो चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, दोनों को ही कस्टमर के बारे में अपना ध्यान रखना चाहिए। जी,
बिल्कुल। तो शरद जी, यहाँ पर ऐसे में ये भी हम समझना चाहेंगे कि फिलहाल जो लोग यूपीआई ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी कह दिया कि अगर कोई भी आपकी जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो इनएक्टिवेट हो गई है तो उसको अब इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी केवाईसी उसके लिए होगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आप बहुत समय तक जब आप बैंक का इस्तेमाल नहीं करेंगे या डीमैट अकाउंट है, किसी भी प्रकार का अकाउंट है, जब आप नहीं करेंगे, तो यहाँ अश्विनी की बात से मैं सहमत हूँ कि अगर आप उसमें बैंक को ये शक हो जाता है कि आप, हो सकता है आपने उसको छोड़ दिया हो, कोई दूसरा व्यक्ति आके उसको हैक करके आपके अकाउंट का इस्तेमाल कर ले, आपके अकाउंट में से पैसा निकाल ले। इस वजह से केवाईसी का समय समय पे आप बैंक को बताते रहिए कि आप सुरक्षित हैं, आप जिंदा हैं और आप ही आप हैं, आपकी जगह कोई दूसरा नहीं आ गया है। तो ये एक अच्छा प्रोटेक्शन मैं समझता हूँ। थोड़ी सी इससे असुविधा तो होती है गीतू, क्योंकि आपको पता लगा आपने एक अकाउंट कुछ दिन तक नहीं किया, दोबारा से आपको आधार देना है, बिल्कुल। दोबारा से आपको केवाईसी करना है, बड़ी सिरदर्दी महसूस होती है और गुस्सा भी आता है कई बार कि अभी यार हम तो वही हैं, फिर दोबारा दोबारा क्यों मांग रहे हो, पहले हमसे लिया था। पर ये ग्राहक की सुरक्षा के लिए ही केवाईसी रखा गया है, जिससे कि आपकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति आपको इम्पर्सनेट करके आपकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति आपके पैसे ना निकाल के ले जाए, आपका नुकसान नहीं हो। तो मुझे लगता है लोगों को क्या करना चाहिए गीतू इसमें, कि जब भी आप देखें, आपने मान लीजिए 3 बैंक अकाउंट रखे हैं और उसमें से 2 आप इस्तेमाल करते हैं, एक नहीं करते, तो मैं सलाह ये देना चाहूंगा कि आप तीसरे बैंक अकाउंट में कम से कम 100-200 रुपए, 500, 1000 रुपए कुछ समय बाद डाल के निकाल लीजिए। बस एक आध ट्रांजैक्शन भी आप कर देंगे तो आपका अकाउंट जीवित रहेगा, वो डोरमेंट कैटेगरी में नहीं जाएगा। तो लोग देखिए, हम एक तरफ बैंकिंग प्रणाली की बात कर रहे हैं, एक तरफ लोगों की जागरूकता भी इसमें बहुत जरूरी है। जो लोग हमको आज देख रहे हैं उनकी जागरूकता भी उतना ही रोल प्ले करती है। बिल्कुल, और हमारा मकसद भी यही है कि हम अपने दर्शकों को कम से कम वो तरीका बताएं जिससे कि आने वाले दिनों में बदलाव तो हो, लेकिन हाँ, उनकी जेब पर एक बड़ा असर ना पड़े, जो कि लगातार दावे किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आप दोनों का इस पूरी चर्चा के लिए।